नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण जिला बस्तर जिला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि बस्तर में प्रवाहित होने वाली इंद्रावती नदी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिया गया ए है इसका उद्गम मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा से हुआ है। बी, इसकी देश में कुल लंबाई 264 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 308 किलोमीटर है। सी है इसके प्राचीन नाम मंदाकिनी है तथा इसके प्रवाह की दिशा पश्चिम की ओर है। और डी है यह गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की प्रमुख नदी है। तो बताना है आपको कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन आपका असत्य है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसका उद्गम मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा से हुआ है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना है जो इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी का जो उद्गम हुआ है उड़ीसा के जो कालाहांडी जिला है, कालाहांडी जिला में मुंगेर पर्वत है। तो इसी मुंगेर पर्वत से क्या हुआ है, इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है। समझ में आएगा जी। और इसी इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आपका रखना है इसका प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, अगर इसकी हम लोग छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई देखें इंद्रावती नदी का तो 264 किलोमीटर है। और अगर मैं देश की बात करूं तो देश में इसकी लंबाई 308 किलोमीटर है। कितना है, 308 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी इंद्रावती नदी को हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं, बस्तर जिले की जीवन रेखा। साथ ही साथ जो चित्रकूट वाटरफॉल है वो भी इसी इंद्रावती नदी पर व्यवस्थित है। और इंद्रावती नदी का जो विसर्जन कहाँ होता है, विसर्जन याद रखना भद्रकाली नामक स्थान पे, भद्रकाली नामक स्थान पे ये जाके किससे मिल जाती है, गोदावरी नदी से मिल जाती है। ठीक है, कहाँ जाके मिल जाती है, गोदावरी नदी है। तो याद रखना जो इंद्रावती नदी है वो गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की भी क्या है, प्रमुख नदी है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके देश में कुल लंबाई 264 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 308 किलोमीटर है। यहाँ पर डाटा को चेंज कर दिया गया है। देश में कुल लंबाई अगर बोला जाएगा तो 308 किलोमीटर है ना, और छत्तीसगढ़ में अगर कुल लंबाई बोला जाएगा तो आपका 264 किलोमीटर है। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, इसके प्राचीन नाम मंदाकिनी जैसे कि मैंने बताया और इसके प्रवाह की दिशा पश्चिम की ओर है। ठीक है, इसके प्रवाह की दिशा किधर है, पश्चिम की ओर है। और यह गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की प्रमुख नदी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे बस्तर जिला का जीवन रेखा कहा जाता है इस नदी को, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात भी इसी इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, निर्मित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं कि सबरी नदी के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसके बारे में पूछा गया, सबरी नदी, जिसका प्राचीन नाम था कोलाब नदी। पहला, यह छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सबरी नदी है जिसका प्राचीन नाम कोलाब नदी है, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच क्या करती है, सीमा रेखा का निर्माण करती है। दूसरा, यह राज्य का एकमात्र नदी है जिसमें सुकमा से आंध्र प्रदेश से कुनावरम तक 36 किलोमीटर की जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ये भी बिल्कुल सही है। याद रखना हमारे छत्तीसगढ़ में केवल यही एक ऐसी नदी है जिसपे जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, सुकमा से आंध्र प्रदेश से कुनावरम तक। इसका डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। तो इसी 36 किलोमीटर के डिस्टेंस में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, यह छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा रेखा बनाती है। याद रखो, ये ऐसी छोटे छोटे बातों को अगर आप याद नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो, यह छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा रेखा बनाती है, ये आपका गलत है। ये जो सबरी नदी है ये छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है ना, दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। याद रखना, ये बस्तर जिले के पूर्वी भाग में बहती है। अगर ऑप्शन ऐसा रहता कि यह बस्तर जिले के पूर्वी भाग में बहती तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पास क्या बोला गया, यह छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा रेखा बनाती है, ऐसा बोला गया। क्या बोला गया, पूर्वी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और चौथा, इसका प्राचीन नाम कोलाब नदी था, इसका प्राचीन नाम कोलाब नदी था, ये आपको याद रखना, ये बिल्कुल सही है। तो सबरी नदी, इसका जो उद्गम कहाँ से होता है, आप सभी को पता होगा, इसका उद्गम होता है आपका उड़ीसा के कोरापुट की पहाड़ी से। कोरापुट की पहाड़ी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है,
और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसी सबरी नदी पर एक वाटरफॉल बना हुआ है जिसका नाम है आपका गुप्तेश्वर वाटरफॉल या गुप्तेश्वर जलप्रपात इस पे निर्मित है सबरी नदी पर। इसी सबरी नदी पर 36 किलोमीटर है ना, 36 किलोमीटर के रेंज में क्या होता है आपका जल परिवहन का कार्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका विसर्जन कहाँ होता है, तो इसका विसर्जन होता है आपका आंध्र प्रदेश के कूनावरम नामक स्थान पे, आंध्र प्रदेश के कूनावरम नामक स्थान पे इसका विसर्जन होता है। कौन सी नदी पे मिल जाती है, जाके आपका ये गोदावरी नदी पे जाके मिल जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या था, गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुटुमसर गुफा के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसके संदर्भ में बोला गया, कुटुमसर गुफा। आप सभी को पता होगा हमारे बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के परिसर में कुटुमसर गुफा भी क्या है, विद्यमान है, ठीक है। तो कुटुमसर गुफा के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, इसके खोजकर्ता डॉक्टर शंकर तिवारी, ये तो बिल्कुल सही है, जो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, यह एक प्राकृतिक गुफा है, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं है कि कुटुमसर गुफा को किसी मानव ने निर्मित किया, ऐसा नहीं, ये प्राकृतिक गुफा है अर्थात प्रकृति की देन है। तीसरा, इस गुफा से अंधी मछली और झींगुर की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है ना। इस गुफा से अंधी मछली और झींगुर की प्राप्ति होती है और झींगुर को नाम भी दिया गया कैपियोला संकराई झींगुर, है ना। चूंकि इसकी खोज शंकर तिवारी जी ने किया था तो इसीलिए यहाँ जो झींगुर पाया जाता है ना, उसका नाम भी शंकर तिवारी के नाम पर किया गया है। और इस झींगुर का नाम क्या है, दरअसल कैपियोला संकराई झींगुर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट तो सही है। तो हमको पूछा गया असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसमें से कोई नहीं आएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर रहेगा। साथ ही साथ कुटुमसर गुफा में आपका स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट नामक आपका चूने की चट्टानें भी पाई जाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट नामक जो चूने की चट्टान है, चूना पत्थर की जो चट्टान है, वो कौन से गुफा में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, कुटुमसर गुफा में पाया जाता है। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये कुटुमसर गुफा है वो तीरथगढ़ जलप्रपात है, उसके पास में स्थित है। अगर आप लोग घूमने जाओगे तो यहाँ भी आप लोग होकर आइएगा, पास ही में, बहुत बढ़िया जगह है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। किसका पहचान करना, आपका ये आपका असत्य कथन है ना, निम्न में से आपका असत्य कथन ये है ना, ये याद रखना है। निम्न कथनों में से आपका असत्य कथन की पहचान कीजिए, असत्य कथन है। पुनः पढ़ते हैं सभी कथनों को। पहला देखो, इंद्रावती नदी बस्तर जिले के उत्तरी भाग में बहती है, बिल्कुल सही है, याद रखना। जो इंद्रावती नदी जिसकी लंबाई 264 किलोमीटर है, जिसका प्राचीन नाम मंदाकिनी है ना, जिसका उद्गम कहां से हुआ है, मुंगेर पर्वत से, अभी जस्ट मैंने बताया। और इसी नदी पर आपका चित्रकूट वाटरफॉल भी निर्मित है। तो इंद्रावती नदी बस्तर जिले के उत्तरी भाग में बहती है, वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी है, जिसके दोनों ओर निर्मित घाटी को कांगेर घाटी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, इसमें से बहुत सारी चीज सही भी है और कुछ गलत भी है। देखो, कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी है, जो कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है जी। कांगेर नदी तो सबरी नदी की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है, सबरी नदी की, है ना, सबरी नदी की सहायक नदी। लेकिन यहाँ पर इंद्रावती नदी बोल दिया गया, जिसके दोनों ओर निर्मित घाटी को कांगेर घाटी के नाम से जाना जाता है। ये नीचे वाला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है ना, इसी में जो जुड़ा हुआ है वो। बाकी ये बोला गया कि कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी है, ये तो आपको गलत है ना, क्योंकि कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है, सबरी नदी की सहायक नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। तीसरा, सबरी नदी बस्तर जिले के पूर्वी भाग में बहती है। देखो अभी जैसे मैंने बताया ना, ये बस्तर जिले के पूर्वी भाग में बहती है सबरी नदी, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ का दक्षिणी सीमा रेखा का निर्माण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा, मुनगाबान नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है, जिस पर तीरथगढ़ जलप्रपात बना हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो मुनगाबान नदी है वो कांगेर नदी की क्या है, आपका सहायक नदी है, याद रखना। ये जो आपका कांगेर नदी है, ये किसकी सहायक नदी, ध्यान रखना जी, कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है, ये सबरी नदी की सहायक नदी है, सबरी नदी की। और इसके बाद मुनगाबहार है ना, मुनगाबहार ये किस नदी की सहायक नदी है, ये कांगेर नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। कांगेर नदी सबरी नदी की सहायक नदी और मुनगाबहार नदी है वो कांगेर नदी की सहायक नदी है। और इसी मुनगाबहार नदी पर हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचे जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितना है, आपका 300 फीट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात, अभी जैसे बात कर रहे थे, तीरथगढ़ जलप्रपात से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए।
पहला कथन पढ़ते हैं, यह मुनगाबाग नदी पर बना, बिल्कुल सही है। ये मुनगाबाग नदी किसकी सहायक नदी है? कामगीर नदी की। दूसरा, इसका संकेंद्रण कुटुमसर गुफा के समीप है, बिल्कुल सही है। अभी जैसे मैंने क्या बताया कि अगर आप लोग तीरथगढ़ जाओगे तो कुटुमसर भी होके आना, ऐसे करके, है ना। तो इसका संकेंद्रण कुटुमसर गुफा के समीप है, बिल्कुल सही है। तीसरा, यह रामवन गमन पथ में भी शामिल है, बिल्कुल सही है। इसकी चौड़ाई 300 फीट है। चौड़ाई नहीं, यहाँ पास रखना, देखना एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे शब्दों में फेरबदल कर दिया जाता है। तो इसकी ऊंचाई में है ना, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना है आपका? 300 फीट है, ना कि चौड़ाई। ऊंचाई कितना फीट है आपका? 300 फीट है, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कौन सा? तीरथगढ़ वाटरफॉल, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। बस्तर जिले में स्थित तांबड़ा घूमर जलप्रपात के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया, बस्तर जिले में स्थित तांबड़ा घूमर जलप्रपात के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, यह बस्तर के विंता घाटी में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो तांबड़ा घूमर जलप्रपात है बस्तर के विंता घाटी में स्थित है, और विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर के नाम से जानते हैं। जैसे देखो, विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। सब क्वेश्चन पूछा गया है ना। बस्तर के विंता घाटी में अवस्थित है कौन सा आपका जलप्रपात? तांबड़ा घूमर, क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद, इस घाटी के आसपास मयूर विचरण करते हैं और मयूर को तांबड़ा कहा जाता है, इसी आधार पर इसका नाम तांबड़ा घूमर रखा गया, बिल्कुल सही है, याद रखना। मयूर को तांबड़ा के नाम से जानते हैं, है ना। और चूंकि ये जो आपका वाटरफॉल, इसके आसपास मयूर घूमते हैं अर्थात तांबड़ा घूमते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या किया गया? तांबड़ा घूमर किया गया है। ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। और पूछा गया कि असत्य कथन की पहचान कीजिए, है ना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब तीनों ऑप्शन तो सही है, तो असत्य कहाँ होगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे सब कुछ समझ में, है ना। जैसे कि अब मैं अगर मोर का पर्यायवाची बता दूं, चलो यहाँ पास मोर तो आ गया है ना। यहाँ पास मैंने बोला कि इस घाटी के आसपास मयूर विचरण करते हैं, मोर विचरण करते हैं। तो चलिए मोर का पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग। मोर का हो जाएगा आपका सीखी हो जाएगा, फिर आपका शिखंडी हो जाएगा, शिखंडी। उसके बाद केकी के बाद हो जाएगा आपको कलापी के बाद आपका रखना वरही के बाद आपको रखना है सारंग के बाद आपको रखना है नीलकंठ। मैं कुछ दिन बाद से आपको पूरा हिंदी का भी पूरा एमसीक्यू वो लाऊंगा, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप उसका फायदा उठा सके। क्योंकि आगामी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं जिसमें हिंदी का सिलेबस है, तो आप लोग के लिए बहुत ही वो फ्रूटफुल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, बस्तर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारायणपाल मंदिर के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। नारायणपाल मंदिर के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए, यह एक प्राचीन विष्णु मंदिर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो नारायणपाल मंदिर है प्राचीन विष्णु मंदिर है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही, याद रखना। देखो आपको याद करते चलना चीजों को भी, है ना। प्राचीन विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। यह इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है ना। इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर स्थित है कौन सा आपका मंदिर? नारायणपाल मंदिर, याद रखना है। ठीक है, चलो। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में एक आंसर करना है, आप लोग को बताना है कि नारंगी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, है ना। चौथा देखो, इसका निर्माण सोमेश्वर देव द्वितीय के द्वारा किया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसका निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम, याद रखना है, सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा किया गया था, है ना। इनकी माता थी, इनकी माता का नाम था गुंड महादेवी। ठीक है, गुंड महादेवी के आग्रह पर सोमेश्वर देव प्रथम ने क्या किया? नारायणपाल नामक, है ना, इस जगह का नाम है नारायणपाल नामक जगह में क्या किसका निर्माण किया? नारायणपाल मंदिर का निर्माण किया। और इस मंदिर, ये जो मंदिर है ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान जी को समर्पित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर दे दिया है सोमेश्वर देव द्वितीय नहीं आएगा जी, सोमेश्वर देव प्रथम आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का एकमात्र संविधान मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये करेंट अफेयर का भी एक विषय रहा था, चर्चा का विषय रहा था। चलो देखते हैं, ढोडरेपाल में, नारायणपाल में, बुरुंगपाल में, केसरपाल में। तो इसका सही आंसर होगा आपका बुरुंगपाल। क्या होगा? बुरुंगपाल। तो बुरुंगपाल में 1992 से निर्मित एक संविधान मंदिर है ना, एक संविधान मंदिर है जिसका निर्माण 1992 में किया गया। अब इस मंदिर में क्या, इस मंदिर में 5वीं अनुसूची के प्रावधान को लिखा गया। 5वीं अनुसूची के प्रावधान को लिखा गया है। ठीक है, 5वीं अनुसूची के प्रावधान को लिखा गया है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका बुरुंगपाल हो जाएगा। बाकी ढोडरेपाल में ध्यान रखना, यहाँ विश्वकर्मा मंदिर है। क्या मंदिर है? विश्वकर्मा मंदिर है, जो कि जीर्ण अवस्था में है। ठीक है, नारायणपाल के बारे में तो बताया कि नारायणपाल में आपका नारायणपाल का विष्णु मंदिर है। नारायणपाल का विष्णु मंदिर है, जिसका निर्माण अभी जस्ट बताया सोमेश्वर जो प्रथम ने कराया था अपनी माँ गुंड महादेवी के आग्रह पर, है ना। और केसरपाल में भी आपका याद रखना है उमा महेश्वर का मंदिर है। उमा महेश्वर का मंदिर है, या आप लोग बोल सकते हो यहाँ शिव मंदिर है। क्या मंदिर है? शिव मंदिर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बुरुंगपाल मंदिर का संबंध बस्तर जिला से है, जिसका निर्माण 1992 को किया गया था। ठीक है, और इस मंदिर में 5वीं अनुसूची के प्रावधान को लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, मुचकीहुंगा का मृतक स्तंभ के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसके बारे में पूछा गया है? मुचकीहुंगा। ठीक है, मुचकीहुंगा का आपका मृतक स्तंभ के बारे में असत्य कथन की पहचान के लिए पूछा गया है। देखो, यह बस्तर जिला में डिलमिली के निकट व्यवस्थित है, ये बिल्कुल सही है, याद रखना। ये जो मुचकीहुंगा का मृतक स्तंभ है ना, ये बस्तर जिला में डिलमिली के निकट व्यवस्थित है। दूसरा, इसका निर्माण तांबे से किया गया, याद रखना जी। जो मुचकीहुंगा मृतक स्तंभ, इसका निर्माण तांबे से नहीं किया गया, इसका निर्माण काष्ठ से किया गया। काष्ठ अर्थात लकड़ी से किया गया। किससे किया गया? लकड़ी से। तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी तीसरा देखो, यह मूलतः एक जय स्तंभ है। क्या है? यह एक मूलतः एक जय स्तंभ है, ध्यान रखना है। और चौथा, इसमें आदिवासी नायकों की जीवनी प्रतीकों के माध्यम से उकेरी गई है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, और पहला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो कौन सा गलत है? आपका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि मुचकीहुंगा मृतक स्तंभ है, इसका निर्माण काष्ठ से किया गया है, और ये बस्तर जिला में डिलमिली के निकट क्या है? व्यवस्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। गुंडाधुर के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सबको पता होगा गुंडाधुर एक बहुत ही बड़े हमारे देश हमारे छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है ना। आपने ये पढ़ा होगा भूमकाल विद्रोह, जो कि हुआ था आपका 1910 में। तो 1910 में जो भूमकाल विद्रोह हुआ था, तो उनके प्रमुख नेता थे गुंडाधुर, और इसी गुंडाधुर के नाम पर हमारे जगदलपुर में कृषि विश्वविद्यालय भी है ना। देखो, यह बस्तर के नेतानार ग्राम का रहने वाला मुड़िया जनजाति का उत्साही नवयुवक था। तो यहाँ बस पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। देखो, ये तो बिल्कुल सही है कि ये बस्तर जिला का नेतला ग्राम पर रहने वाला निवासी था, लेकिन ये मुड़िया जनजाति का नहीं था, ये धुरवा जनजाति का था। देखो, ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में फंसाएगा एग्जामिनर। ये धुरवा जनजाति का उत्साही नवयुवक था। यह 2 फरवरी 1910 को बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह के नेता थे। अभी जैसे बताया ना, भूमकाल विद्रोह के नेता। तो कब हुआ था भूमकाल विद्रोह? 2 फरवरी 1910। तो 2 फरवरी 1910 को बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखिए। तीसरा, इसके अभियान की तुलना तात्या टोपे के अभियान से किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और चौथा, इसके नाम से खेल रत्न पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, बिल्कुल सही है ना। तो ये आपका ए ऑप्शन था, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सही है कि बस्तर के नेतनार ग्राम का रहने वाला निवासी है, लेकिन ये मुड़िया जनजाति से बिलोंग नहीं करता था, ये धुरवा जनजाति से बिलोंग करता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी कुछ चीज याद करना है कि गुंडाधुर जो विद्रोह ये कब हुआ था आपका, सॉरी भूमकाल जो विद्रोह ये कब हुआ था आपका? 2 फरवरी 1910 को। कब हुआ था आपका? 2 फरवरी 1910 को। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि प्रवीण चंद्र भंजदेव के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका जन्म 25 जून 1929 को दार्जिलिंग में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, याद रखना है। कब हुआ था? 25 जून 1929 को दार्जिलिंग में हुआ था। ये काकतीय वंश के अंतिम शासक थे, बिल्कुल सही है। इसके पिता का नाम प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव और माता का नाम प्रफुल्ल कुमारी देवी था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके नाम पर छत्तीसगढ़ में अहिंसा और गो रक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। याद रखना, ठीक है, इसके नाम से पुरस्कार तो दिया जाता है, लेकिन किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तीरंदाजी के क्षेत्र में। तीरंदाजी के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। जबकि यहाँ पर बोला गया है अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में। याद रखना, अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसके नाम पर दिया जाता है? यति यतन लाल के नाम पर अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है। और आप सभी को पता होगा विवेकवर्धन आश्रम किसने बनाया था? तो यति यतन लाल जी ने बनाया था, है ना। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम पे अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तीरंदाजी के क्षेत्र में जो अद्वितीय काम करते हैं ना, तो उसी के क्षेत्र में आपका प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम पर पुरस्कार उसको दिया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। मनकूराम सोढ़ी बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और लोकसभा सदस्य के रूप में उन्होंने 8वीं 9वीं और 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, है ना। ये आपको याद रखना है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। मनकूराम सोढ़ी ने बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और ये आपका 8वीं 9वीं और 10वीं लोकसभा के लिए इसको चुना गया था। दूसरा, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका हुई, ये भी आपका बिल्कुल सही है, प्रथम महिला शासिका हुई। तीसरा, राजा रुद्र प्रताप देव को यूरोपीय युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के कारण उन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही है ना। तो सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया, तो राजा रुद्र प्रताप देव जी को, बिल्कुल सही है। चौथा, राजा भोपाल देव के शासन काल में भोसला सेनापति नीलू पंत ने बस्तर में प्रथम बार आक्रमण किया था, ये गलत हो जाएगा, ये चौथा स्टेटमेंट आपका गलत होगा। याद रखना, राजा भोपाल देव नहीं जी, राजा दलपत देव, है ना, याद रखना, ये भोपाल देव नहीं है, राजा दलपत देव, याद रखना दलपत देव। राजा दलपत देव के शासन काल में भोसला सेनापति नीलू पंत ने बस्तर पे प्रथम बार आक्रमण किया था और इसी कारण दलपत देव ने क्या किया था, अपनी राजधानी बस्तर से ट्रांसफर करके कहाँ किया था, जगदलपुर कर दिया था। कहाँ कर दिया था, जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर कर दिया था। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा और इसका पहला पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो निश्चित ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।